हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर वो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अगर उनके पास में बीए प्रोग्राम का विषय है या फिर वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, ऑनर्स के भी स्टूडेंट्स हैं और उनको अपने MIL सब्जेक्ट में, MIL का मतलब क्या है देखेंगे। M से है मॉडर्न यानी आधुनिक, I से है इंडियन और L से है लैंग्वेज यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंदर अगर उन्होंने हिंदी का सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर वो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, दोनों में ही ये सब्जेक्ट कंबाइन है। आपने हो सकता है फर्स्ट ईयर में लिया हो या फिर आपने हो सकता है कि सेकंड ईयर में लिया हो और आप लोगों को हिंदी का के बारे में पढ़ना है। तो आज की ये नई वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुक का नाम है हिंदी भाषा साहित्य। इसके अंदर हम फर्स्ट क्लास है ये हमारी आज, और आज हम इसके अंदर आप लोगों के जो भी सिलेबस है इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आप सभी ने वीडियो के थंबनेल में जिस तरीके से नोट्स देखा है, हम उसकी यूनिट 1 को भी स्टार्ट करेंगे। इस बुक को आप SOL की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है या फिर मार्केट से आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में जो अदर सब्जेक्ट हैं आपके हिस्ट्री पॉलिटी उससे भी ज़्यादा पेजेस की है और इसमें 216 पेजेस शामिल रहेंगे। तो आप लोगों के लिए यूनिट्स में ये डिवाइड होकर आया हुआ है और इसके अंदर टोटली आप लोगों को 4 यूनिट आप लोगों के लिए हैं इसके अंदर। फर्स्ट यूनिट का आज जो फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये पार्ट 1 है क्योंकि एक चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं तो हम इसको कई पार्ट्स में देखेंगे। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। अच्छे तरीके से सेपरेट वे में नोट्स के थ्रू इसको समझेंगे, जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है या आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर भी करा सकते हैं। फॉर फर्दर आप लोगों के लिए एग्जाम से लेकर या फिर आप लोगों के लिए और किसी से भी नोटिफिकेशन से लेकर कोई भी अपडेट है तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे तो मिलेगी, साथ ही व्हाट्सअप पे आप लोगों के लिए स्टेटस पे मैं डाल देता हूं तो आप वहां से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना कर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 1 इकाई नंबर 1 है। जैसा कि हमने बताया आप लोगों की 4 यूनिट है और इसमें यूनिट 1 का जो पार्ट 1 है आज हम आप सभी के सामने लेकर आए। पार्ट 2 भी जल्द से जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। आप सभी के लिए सहायता हो सके इसके लिए हम आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे और जितने भी वेरियस प्लेलिस्ट हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर सबसे पहली बात आपसे, यहाँ पर आपकी बुक का जो यूनिट नंबर 1 है उसकी का हेडिंग बनी हुई है आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। वैसे तो इसको आपको डीप से आगे पढ़ना ही है, बट नाउ यहाँ पर इन शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले यही समझाया जाएगा इसके अंदर कि भाई आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव कैसे हुआ है और कैसे इसका। सो स्टूडेंट्स, नाउ सबसे पहली बात अगर हम बात करें हिंदी की तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपके सामने लिखा हुआ है आधुनिक भारतीय भाषाओं। तो इस आधुनिक भारतीय भाषा में जो ये हिंदी भाषा है इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी भाषा का उत्पन्न या हिंदी भाषा किस प्रकार से उत्पन्न हुई है इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हिंदी भाषा आप लोगों को 2 संदर्भ में पहले ही समझ के रखना है कि भाई हिंदी भाषा जो है एक तो हमारी राजभाषा है और दूसरी हमारी है राष्ट्रभाषा। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है जो आपको समझना है। आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन लॉन्ग में तो पूछा ही जाता है, इन शॉर्ट में भी समझना है कि भाई राजभाषा किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए वे राजभाषा होती है जिसके अंदर किसी भी राज्य का या किसी भी देश का शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, वो राजभाषा होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, राज। और राष्ट्रभाषा किसी भी देश की वे भाषा होती है जिसके अंदर लोग जो है पूरे संपर्क साधने का काम करते हैं और वो पूरे राष्ट्र को जोड़ने का कार्य करती है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो नाउ यहाँ पर ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को ये पढ़ना है कि वो जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से है। अगर आप देखेंगे हिंदी भाषा और जो संस्कृत भाषा है इसकी लिपि क्या है तो आप देखेंगे दोनों की लिपि सेम है,
देवनागरी। तो हम ये देखते हैं कि भाई जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संस्कृत भाषा में हुई है। संस्कृत भाषा का उत्पन्न कब हुआ या संस्कृत भाषा कब उत्पन्न हुई, तो आप लोगों को मोटे तौर पे ये याद रखना है कि सन 1500 ईसा पूर्व, यानी देखो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, या फिर जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर क्या होता है, तो एक समय ऐसा आया होगा जब सन 0 होगा। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने 2022 आ गया है, और एक समय ऐसा भी होगा कि 2021 आया होगा, 2020 आया होगा। तो ऐसे ही अगर हम बैक जाएंगे तो सन ऐसा आएगा कि जब सन 0 होगा, तो सन 0 से भी जितने साल पहले की बात हो रही है, यहाँ पर सन 0 से भी 1500 साल पहले की बात हो रही है। तो संस्कृत भाषा का उत्पन्न कब हुआ, सन 0 से 1500 साल पहले से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की अगर हम भाषा देखें तो भाई ये संस्कृत ही जो थी आम बोलचाल की भाषा थी। और संस्कृत अगर हम बात करते हैं भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया, तो आर्यों ने संस्कृत भाषा को इंट्रोड्यूस किया था। आर्य कब आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है और इसके बाद में आर्य आ जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ उस बोलचाल की भाषा में उस समय जो संस्कृत थी उसको ही अगर हम देखें मानक रूप में हम जानते थे। मानक रूप का मतलब क्या होता है, जिसे हम अनेक कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे शिष्ट के लिए भी और वाण में यानी आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी, और साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यों के लिए भी, और साथ ही साथ संपर्क साधने के लिए भी बोलचाल की आम भाषा हमारी कौन सी थी, तो संस्कृत भाषा थी। अगर हम बात करें संस्कृत की तो आपको नोट्स कुछ इसी प्रकार से प्रिपेयर करना है। तो संस्कृत भाषा को भी हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, या संस्कृत भाषा के भी हमें दो रूप मिलते हैं। सबसे पहला वैदिक संस्कृति, जिसमें वेदों की रचना हुई है, जिसमें मैंने बताया आपको एक ऐसे कार्य जो कि धार्मिक कार्यों के लिए थे, वाङ्मय की रचना। और दूसरी क्लासिकल, जो कि आगे संस्कृत भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, यानी लौकिक या फिर क्लास की संस्कृति। लौकिक यानी क्लास की संस्कृति वो लोग जो कि संस्कृत भाषा को हमने और भी जीवन में, देखो ये तो धार्मिक ग्रंथों के लिए संस्कृत यूज होती थी, तो ये तगड़ी वाली संस्कृत थी। और एक नॉर्मल संस्कृति थी, नॉर्मल संस्कृत थी जो नॉर्मल चीज़ों के लिए यूज होती है। आप इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से याद रखेंगे। जो लौकिक संस्कृत है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लासिकल संस्कृत है। इसमें कई सारे ऐसे उस समय के विद्वान थे, जैसे वाल्मीकि, आप सबको पता है रामायण की रचना करी थी, व्यास महाभारत की रचना करी थी, अश्वघोष, इसके अलावा कालिदास, माघ, ऐसे बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में अपनी अनेकों रचनाएं करी। आप लोगों को ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए स्टार बना के लिखे हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस काल में संस्कृत जो है एक मानक भाषा थी। मानक भाषा मतलब कई कार्यों में ये प्रयोग होती थी, किंतु जब तक अगर हम देखें तो 3 क्षेत्रीय बोलियां ऐसी हैं जो विकसित हो गई थी। अब आप बोलेंगे कि वो 3 क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी थी, तो आपको क्षेत्रों के नाम से याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर बताया कि भाई 3 क्षेत्रीय बोलियां ऐसी है जिनका विकास हो गया था, या 3 क्षेत्रीय बोलियां ऐसी थी जो विकसित हो गई थी। सबसे पहली बोली बात करें तो पश्चिमी उत्तर, यानी अगर इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो अगर आप जम्मू कश्मीर को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना। अगर हम जम्मू कश्मीर को इस तरीके से बनाते हैं, फिर इस तरीके से, एक मिनट, ओके, ये जम्मू कश्मीर बना, ये हमारी, और इसके बाद इधर यहाँ पर इस तरीके से ये बनना शुरू होता है। तो पश्चिम उत्तर क्या होता है, ये जो आपका राजस्थान का पोर्शन है और ये जो उत्तर का पोर्शन है यहाँ का, एक तो यहाँ पर विकसित हो चुकी थी बोली, आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा मध्य देशी, तो मध्य देशी कौन सा होगा, जो मध्य प्रदेश के आसपास है, और दूसरा है आपका पूर्वी। तो 3 जगहों पर संस्कृत जो है एक तरीके से यूज तो हो रही थी, इसके अलावा क्षेत्रीय बोलियां भी विकसित हो गई थी, है ना। ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है क्षेत्रीय बोलियों के साथ में। चलिए और बात करते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है कि भाई संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित जो है उसमें, यानी संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा जो आम बोलचाल के लिए, कार्यों के लिए तो होती थी, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि संस्कृत भाषा का जो उत्पन्न है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस 500 ईसा पूर्व के बाद में संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए, और इस संस्कृत में जब काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए तो इसकी प्रवृत्ति में बदलाव आ गया, आपको ध्यान रखना। और इस वजह से जब संस्कृत में सबसे ज़्यादा बदलाव आ गए तो उसे क्या संज्ञा दे दी, उसे पाली भाषा की संज्ञा दे दी। ध्यान रखना है, सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत भाषा के बाद में जब आपको कब से कब तक संस्कृत का काल भी याद रखना है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व तक।
500 ईसा पूर्व के बाद में कौन सी भाषा आ जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाली भाषा आ जाती है, और इसका काल आप लोगों को ध्यान रखना है 500 ईस्वी तक माना जाता है। अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर हमें किस भाषा में मिलते हैं, तो आप कहेंगे पाली भाषा में मिलते हैं। और उस समय भी जैसे संस्कृत एक समय में मानक और श्रेष्ठ रूप में धारण कर चुकी थी, यानी धात्मिक और आध्यात्मिक यानी प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों में जिस तरीके से संस्कृत एक समय में प्रयोग हो रही थी, ठीक उसी समय में जो 500 ईसा पूर्व है उसके बाद में जो पाली भाषा है वो भी कैसे एक शिष्ट और मानक रूप में प्रयोग होने लगी थी। और जैसे ही पाली भाषा आगे चलकर और विकसित होती है, या फिर और इसके बाद में हम देखते हैं पहले संस्कृत के बाद में 3 क्षेत्रीय बोलियों का उदय हुआ, और आपको ध्यान रखना है पाली भाषा जैसे आगे बढ़ती है उसके बाद में 4 क्षेत्रीय बोलियों का उदय होता है, पश्चिमी, उत्तर, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दक्षिणी जो बोली है ये एक नई आप सभी के सामने आ जाती है। आप लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि भाई पश्चिम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, मध्य पूर्व देश में कौन सी, है ना, और फिर दक्षिण में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे, बट नाउ यहाँ पर भी आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है कि भाई पाली भाषा का जब ओमिशन होता है तो उसके बाद में 4 क्षेत्रीय जो बोलियाँ हैं उसका उदय हुआ। आपको इसके बाद ये याद रखना है कि पहले ईस्वी आते आते अब देखो क्या है, सबसे पहले आपको काल याद रखना है 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से फिर 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक ये कौन सा काल माना, ईसा पूर्व तक ये कौन सा काल माना जाता है, संस्कृत का। इसके बाद में 500 ईसा पूर्व से, ये पहला काल हो गया, देखो अंडरलाइन कर दिया मैंने, 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और फिर सन 0 हम ईसा पूर्व कह लें या ईस्वी तक, सन 0 तक एक ही बात है। यहाँ पर फिर पाली भाषा हुई, और सन 0 से आगे जब हम आएंगे आगे तो उसके बाद में पाली भाषा जब और ज़्यादा आगे चल के विकसित हुई तो इसके बाद में इसे प्राकृत नाम दिया गया। तो ये भाई प्राकृत भाषा में अब आ जाती है, यानी प्राकृतिक भाषा जो है अपना स्थान पाली भाषा के स्थान पे बना लेती है। इस तरीके से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई, और इस काल में कुछ प्रमुख बोलियां आपके सामने उभर चुकी थी। इसमें से आप देखेंगे सबसे पहला आपका शेरसेनी, इसके बाद में आपका पेशाची, इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है ब्रायड, इसके बाद में आप लोगों को याद रखना है मराठी, इसके बाद में याद रखना है आपको मगधी, और इसके बाद में आपको याद रखना है अर्ध मगधी। ये कुछ भाषाएं हैं, अगर बात करें टोटल ये 6 भाषाएं हो जाती हैं, या 6 बोलियां ऐसी हैं जो विकसित हो जाती हैं। यहाँ पर हम बोली को भाषा कह सकते हैं कि नहीं, तो आप लोगों को मैं पहले उत्तर दे दूँ, बोली और भाषाएं दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। बोली सिर्फ बोली जाती है और भाषाएं वो चीज़ें होती है जिससे लिखा भी जाता है। तो हम देखते हैं संस्कृत का जब ओमिशन हुआ तो उसके बाद 3 क्षेत्रीय बोलियाँ हुई, फिर इसके बाद में पाली भाषा आई। पाली भाषा का जब ओमिशन हुआ तो 4 ऐसी बोलियाँ उत्पन्न हुई, क्षेत्रीय बोलियाँ उत्पन्न हुई। और जब प्राकृत भाषा का ओमिशन होता है, आप आगे समझ के देखेंगे, तो प्राकृत भाषा के ओमिशन के बाद में 6 क्षेत्रीय बोलियों का क्या होता है, उदय होता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है प्राकृत जब अपभ्रंश होता है, अच्छा अब सन 0 के बाद से सन 500 तक ये पूरा का पूरा जो काल है यह प्राकृतिक भाषा का काल माना जाता है। और 500 ईस्वी के बाद में हम ये देखते हैं अपभ्रंश का काल आता है। अपभ्रंश क्या है, 500 ईसा पूर्व से, देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख भी रखा है, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश साहित्य मुख्य पश्चिमी 2 भागों में, ध्यान रखना है 2 वर्गों में अपभ्रंश को बांटा जाता है। सबसे पहली बात उत्तर भारत का अलग और दक्षिण भारत का आपका अलग, ठीक है। और प्राकृतिक भाषा के बाद में आपने देखा 5-6 कुछ क्षेत्रीय बोलियां का उदय हुआ जो आज भी बोली जाती है, जैसे लहांदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़िया, हिंदी, बंगाली और असमी। यानी जैसे ही हम देखते हैं कि भाई अपभ्रंश भाषाएं आती है, यानी अपभ्रंश अपना स्थान बनाती है सन 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बाद में, तो वहाँ से हम देखते हैं कुछ आज जो हिंदी भाषाएं यूज़ होती है या आज की जो आधुनिक भाषाएं हैं वो जो आज भी बोली जाती हैं वो ही एक तरीके से उदय होती है। और आर्य भाषाओं के बीच में अपभ्रंश जो है अपना स्थान धीरे धीरे बना लेती है। पहले इसकी संख्या 6 थी, फिर आगे चल के इसकी संख्या 10 हो जाती है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म, यानी आधुनिक भाषाएं जो है यानी अपभ्रंश के कारण ही कई क्षेत्रीय बोली का उदय हुआ है जो आज भी आधुनिक रूप में यूज़ हो रही है। अपभ्रंश का काल मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है, आप लोगों को वो याद रखना है। सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान देंगे।
और यहाँ पर हम देखेंगे कि अपभ्रंश और यहाँ पर आधुनिक भाषाएं। अपभ्रंश काल में यानी उन क्षेत्रों में जो बोलियाँ बोली जाती थी, जैसे पूर्वी आप देख रहे थे, पश्चिमी देख रहे थे, उत्तरी देख रहे थे, दक्षिणी देख रहे थे, तो शेरसेनी जहाँ पर भाषाएं थी, जहाँ पर शेरसेनी भाषाएं थी, बोली जाती थी, वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं आज बोली जाती है आज के समय में? तो राजस्थानी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है और पश्चिमी हिंदी शेरसेनी। इसके अलावा जहाँ पर पेशाची है वहाँ पर लाहंदा और पंजाबी, जहाँ पर ब्राचड़ है वहाँ सिंधी, यानी ये आज ब्राचड़ जो है वो ज़्यादातर हम देखते हैं पाकिस्तान में बोली जाती है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो मराठी बोली जाती है। मगधी में बिहार, बंगाल, उड़िया और असम वहाँ पर क्षेत्रों में, और अर्ध मगधी बात करें तो आज जो है जो पश्चिम बंगाल के साथ टच हुआ हमारा जो देश है बांग्लादेश, उसमें ये भाषा या उसमें ये चीज़ें बोली जाती है। आप लोगों को ये याद रखना है। तो नाउ ये थी आज की पहली वीडियो, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं उपरोक्त बातों के आधार पर हमें ये स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश, शेरसेनी, अर्धमगधी और मगधी से हुआ है। तो ये निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, और ये अभी आपका पार्ट 1 है। अभी ये जो फर्स्ट पॉइंट था, आपने का पॉइंट पढ़ा था स्टार्टिंग में, आधुनिक हिंदी भाषा की बोली का विकास, तो वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बस अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप लोगों को गाइस इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो आप इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।